हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अपन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे रे ऑप्टिक्स की, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके रिगार्डिंग थ्योरी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आता है, इसका वेटेज रहता है 3 से 4 नंबर का। मतलब 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जो डेरिवेशन रहती है उसके आने के 3 डेरिवेशन इस रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्पेरिकल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेस, जो मैंने आपको बताया था, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का है। एक लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन है 1/F इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और तीसरी है प्रिज्म। ये 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में डेरिवेशन से। और न्यूमेरिकल इनसे आता है, और ये स्मॉल टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा चांस आता है। और डायग्राम पूछा जाता है, रे डायग्राम पूछता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, नॉर्मल एडजस्टमेंट में से पूछता है। PYQ अपन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थ्योरी पढ़ेंगे, PYQ सोल्व करेंगे। ठीक है। तो अपन पहले डेरिवेशन को देख लेते हैं। तो डेरिवेशन के रिगार्डिंग पढ़ लेता हूँ। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेस से इसकी डेरिवेशन मुझे प्रूव करनी है, मतलब ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको हमें एक स्पेरिकल सरफेस मान लिया। तो स्पेरिकल सरफेस मैंने इस प्रकार से इसको स्पेरिकल सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया। ये मैंने सरफेस अज्यूम कर लिया स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब ये पूरा एक सर्कल बना रहा है। इसको मैं जाऊँगा तो ये पूरा एक सर्कल अज्यूम होगा। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर O पर, इसका मेरा एक पोल है, ये पोल P है, और इसकी डिस्टेंस जो होती है पोल से इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पर रखा हुआ है, जिसकी डिस्टेंस U है फ्रॉम द पोल से। तो यहाँ से एक रे लाइट जा रही है, दो रे लाइट जा रही है यहाँ से ऑब्जेक्ट से। एक तो इसके पोल से होकर जा रही है सीधी की सीधी, यहाँ से होकर निकल रही है। ठीक है दोस्तों। और एक इधर से जाएगी। ठीक है। तो ये जब इधर से होकर जाएगी तो ये एक एंगल बनाएगी एल्फा, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल बनाएगी एल्फा। ठीक है। और ये स्पेरिकल सरफेस है, तो इसका जो सेंटर होता है उस सेंटर पे से रेडियस जो बोलता हूँ, तो इसको रेडियस, तो ये मेरा नॉर्मल को जूम कर, क्योंकि ये जो नॉर्मल होता है वही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो मेरा जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा। तो ये जो इंसिडेंट रेज इस ऑब्जेक्ट से होकर निकली, ये एक आई एंगल, इंसिडेंट एंगल बनाएगी फ्रॉम द नॉर्मल से। ठीक है। और ये एक N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जा रही है। तो क्योंकि ये जो स्पेरिकल सरफेस है कुछ ना कुछ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि कुछ ना कुछ मीडियम का है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सर स्पेरिकल सरफेस है ये। स्पेरिकल मीडियम मतलब यहाँ तक पूरा मैं मान सकता हूँ, मैंने बताया था यहाँ तक एक मीडियम भरा हुआ है, पूरा एक मीडियम भरा हुआ है। यहाँ से आगे क्या है, एक पूरा मीडियम भरा हुआ है। N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या न्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी अज्यूम करते हैं। तो N2 या न्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इधर पूरा भरा हुआ है स्पेरिकल सरफेस से इधर, तो उतना कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ पर N1 या एयर मान लो, या कुछ N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से रे गई और इधर है, तो इसको मैं एयर अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मीडियम है। तो जब कोई भी लाइट रे एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो उसको जाना सीधा चाहिए था, बट टूअर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो ये मेरी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये मेरी क्या है दोस्त, रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये टूअर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो, क्योंकि मेरा नॉर्मल तो ये ही है, ये वाला ही मेरा नॉर्मल है। तो ये टूअर्ड द नॉर्मल मेरा शिफ्ट हो चुका है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर इसने एक एंगल बना लिया है R, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। अब जब यदि ये मेरा जो भी रिफ्रैक्टिव, ये जो नॉर्मल होगा, ये रिफ्रैक्शन के साथ ये रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पर जाके कटाएगा, और इसकी इंसिडेंट रे इधर से एक दो रे निकली है ना इस ऑब्जेक्ट से, एक तो इधर निकली और एक इधर निकली। तो ये रे जाएगी तो उस पोल से होकर जाएगी, सीधी निकल जाएगी। प्रिंसिपल रे के पहले जो भी रे जाती है प्रिंसिपल से एक्सिस पे जा रही है, तो वो सीधी निकल जाएगी। तो ये जो रे एक तो इधर से आ रही है जो यहाँ पर कट रही है, और एक इधर से आ रही है, तो इस पॉइंट पर इस रे ने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यहाँ पर जो दो रे जब कट कर देती है, वहाँ पर मेरे को इमेज दिखता है। जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो दो रे हो रही है, वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद यदि वो कट कर देती है, तो वहाँ पर मेरे को इमेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को आई जो है इमेज दिखाई दे रहा है। मेरा ये था सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस, सी था, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो R होती है, और मेरे को इमेज दिखाई देता है, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो V हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, V हो जाएगी, हो जाएगी। तो मेरा अब यहाँ पर 3 एंगल बना रहे हैं दोस्तों, एल्फा, बीटा जो नॉर्मल बना रहा है, अल्फा क्या बना रहा है, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा है। बीटा कौन बना रहा है, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा है। गामा कौन बना रहा है, रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है मेरे दोस्त, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो एंगल है ये अल्फा बीटा और गामा, ये बहुत छोटे छोटे एंगल है, स्मॉल एंगल है दोस्तों। तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ कि जो टेन अल्फा होगा वो लगभग अल्फा के इक्वल हो सकता है, टेन बीटा जो होता है लगभग बीटा के इक्वल होगा, और टेन गामा लगभग गामा के इक्वल होगा। यदि मैं ट्रायंगल ओपीएम देखूँ तो मेरा ट्रायंगल यदि ओ, ये ओ पी और एम, यहाँ पर मैंने इसको एम जूम कर लिया, तो इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ओपीएम की बात करूँ, तो यहाँ पर टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन एल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो दोस्त कितना हो जाएगा, एम पी। इसका परपेंडिकुलर एम पी हो जाएगा, एम पी मान लो, या पी और एन लगभग एक ही मान सकते हो तुम, तो एम पी हो जाएगा, और इसका जो बेस हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो एल्फा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी ओ, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं टेन बीटा निकाल सकता हूँ। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार ये ट्रायंगल ले लिया मैंने एम पी सी ले लिया। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो ये दोनों पी और एन दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मान सकता हूँ मैं इसको। तो टेन बीटा वापिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाऊँ तो एन पी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा एम पी है, ये मेरा एम पी एन बराबर पी है, तो एम पी ये हो जाएगा और पी सी मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये पी सी, पी मान लो, पी सी मेरा क्या हो गया दोस्त, बेस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार टेन गामा मान लूँ, टेन गामा वही ट्रायंगल लगा दिया एम, मतलब ये एम पी तो आएगा ही सनी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये मेन रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इस दोनों की डिस्टेंस हो रही है बहुत लेस देन जीरो की तरफ आ रही है, तो पी और एन दोनों मिल गए हैं। ठीक है, तो ये एम पी तो आएगा, तो ये जो तीन एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा, वो एम पी के ट्रायंगल में तो आएंगे ही सनी। तो यदि मेरे को इससे जाना तो ओ एम पी लगा दिया, बीटा चाहिए तो सी एम पी लगा दिया, यदि गामा चाहिए तो मैंने क्या लगा दिया, एम पी आई लगा दिया, एम पी आई लगा दिया। ठीक है, तो ये एम पी आई वापिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एम पी रहेगा और बेस मेरा क्या रहेगा, वी रहेगा, मतलब ये पी आई रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो एक ये ट्रायंगल जो है मेरा दोस्त एम क्या बोल रखा है, ओ एम सी और एक सी एम आई। ओ, ये मेरा ओ है, ओ बोल दो, पी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ओ एम सी, दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है दोस्त, ये वाला ट्रायंगल इसकी बात कर रहा है, ये वाला ओ एम सी इसकी बात कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये बीटा बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, तो मेरा जो होगा सम ऑफ द, क्योंकि इंसिडेंट रे जा रहा है, ओ एम, ओ बोला ना, ओ एम सी, ओ एम, अरे यार ओ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, मैं गलत बोल दिया, यहाँ तो पी है ना, सॉरी दोस्तों। तो ओ तो यहाँ है ना, ओ तो मेरा ऑब्जेक्ट है ना भाई दोस्त, क्या गलती कर देते हैं अपन भी। ओ एम, एम ये रहा मेरा एम, और ओ एम सी, सी तो ये है ना, ओ एम सी थोड़ी कॉम्प्लिकेट बनती है डेरिवेशन, लेंस में करके बहुत इजी डेरिवेशन है। तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, ओ एम और सी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इसमें ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, और बट ये एंगल कितना बना रहा है, मेन तो ये है ना। तो तुम जानते हो दोस्त, कोई भी रे रहेगी, तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनाएगा, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे बना रहा है, तो कोई भी नॉर्मल है, ये कट आ रहा है, ये कोई भी नॉर्मल 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन को मैं नॉर्मल अज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरा नॉर्मल है, देखो आप नॉर्मल जा रहा है सीधा का सीधा, ज़रा नहीं जा रहा, तो इसको नॉर्मल अज्यूम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नॉर्मल अज्यूम कर लो। तो ये मेरा नॉर्मल है, ये ए से यहाँ पर आई एंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर 180 माइनस आई हो जाएगा, दैट मीन्स इस चीज़ को मैं 180 माइनस आई बोल सकता हूँ, नहीं आ सकता। और ट्रायंगल के सम का, ट्रायंगल में सम कितना होता है, तो आई 180 माइनस आई प्लस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, 180 से 180 गया, मतलब आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा हो गया। ये प्रूफ हो गया ओ एम सी से, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो सम होता है, ये एल्फा एंगल ये बीटा एंगल, ये सम हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा हो गया। इस सी एम आई देख लेते हैं, सी एम आई, सी कहाँ है मेरा, ये रहा, एम कहाँ ये रहा, और आई कहाँ ये रहा, तो मेरा सी एम आई, तो मेरा दोस्त कैसे देखूंगा मैं सी एम आई को, ऐसे देख, ये मेरा सी एम आई, ये देख,
इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आर एंगल बना रहा है, यहाँ पर गामा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर कितना बनाएगा 180 माइनस बीटा बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये CMI की बात हो रही है, यहाँ पर आर एंगल बना रहा है, यहाँ बीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर कितना बनाएगा 180 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर इसने आर बना रहा है और पूरा स्ट्रेट लाइन से जा रहा है तो 180 है, 180 माइनस आर और टोटल सम कितना हो जाएगा 180। तो 180 माइनस आर प्लस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 गया तो आर इज इक्वल टू सॉरी आर प्लस गामा है ना ये तो, हाँ दोस्त गामा है मेरे मित्र, गामा है 180 माइनस बीटा है वो, और यहाँ पर दोस्त आर प्लस बीटा है। ठीक है, ये है ना, एक तो यहाँ पर आर है, ये गामा है, और 180 माइनस बीटा है। ठीक है, 180 माइनस बीटा आर प्लस गामा है। अरे दोबारा कर लेते हैं ना, यहाँ पर गामा, अरे ये कलर ही बेकार है साला, अच्छा उसको, ये गामा है, ये आर है, और ये 180 माइनस बीटा है। 180 माइनस बीटा प्लस आर प्लस गामा इज इक्वल टू 180, 180 से 180 को उड़ाया, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा बन गया। दोस्तों ये प्रूफ हो गया। दैट मीन्स अपन ने क्या करा है, इसमें कुछ नहीं करना, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, तीन एंगल बनाएंगे। इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा एंगल बना रही है, जो दिख रहा होगा तुम्हें ये है। उसी प्रकार रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल बना रही है गामा, और इसी प्रकार नॉर्मल एक एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, तो मैंने तीनों ट्रायंगल ले लिए, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा ले लिए। ठीक है, तो मैं आराम से वहाँ से ले लिया, मैंने एक ट्रायंगल लिया, ओ इंसिडेंट रे का लिया, एक इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे का एक सॉरी इंसिडेंट मैं नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ लिया एक तो, और नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ लिया। एक तो मैंने OMC ले लिया, उसमें लगा दिया, तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। उसी प्रकार मैंने MCI ले लिया, उसी प्रकार MCI ले लिया, तो उसमें क्या हो गया दोस्तों, मेरा बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा आ गया, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा आ गया। ठीक है, तो दो ट्रायंगल से आ गया। तो ये जो ट्रायंगल से आया था आई प्लस एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू मैं ये पुट अप कर सकता हूँ MP/PC, प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट अप कर सकता हूँ MP/PC। ठीक है, इसी प्रकार आर की बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, आर की इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, बीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, गामा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ MP/PC, और गामा की वैल्यू कितनी होगी MP/PI। स्नेल्स लॉ जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि यहाँ से रे आ रही है, तो यहाँ पर तो N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो N2 अपॉन N1 से N1 से N2 में जा रही है ना, तो फर्स्ट मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है ना मेरे मित्र, है नहीं है, तो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में जा रही है रे, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसकी जो N1, ये तो साइन आई है, इसको लगभग आई के एंगल, क्योंकि स्मॉल एंगल बना रहा है, और साइन आर को लगभग मैं आर एंगल के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि जब थीटा इज वेरी लेस देन, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू थीटा। तो N1 आई इज इक्वल टू N1 आर, तो आई की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दो। तो आई और आर दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी, MP/PO प्लस आर, ये आई की वैल्यू, ये आर की वैल्यू। अब दोनों दोस्तों मैंने MP को अंदर कॉमन ले लिया और N1 को अंदर भेज दिया। इसी प्रकार मैंने दोनों में MP से कॉमन ले लिया और N2 को अंदर भेज दिया। MP से MP को उड़ा दिया, तो बचा N1 अपॉन PO प्लस N1 अपॉन PC इज इक्वल टू N2 अपॉन PC माइनस N2 अपॉन PI। अब देखो PO यहाँ पर साइन कन्वर्जन का यूज़ करना है दोस्त, क्योंकि रे तो मेरी इधर जा रही है ना, रे तो मेरी इंसिडेंट रे की तरह डायरेक्शन इधर है, बट मेरी जो U आएगी, ये जो PO आएगा वो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, तो पोल से मेजर करूंगा तो इसकी डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, बट V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और R की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है और तो डिस्टेंस भी इधर से मेजर करेगा, तो R और V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स PC की वैल्यू प्लस R आएगी, और इसी प्रकार जो PI की वैल्यू भी प्लस R आएगी, बट PO की वैल्यू तेरे पास कितनी आएगी दोस्तों, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑल डिस्टेंस आर द पोल्स। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करूंगा तो मैं इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूं, जबकि मेरी इंसिडेंट रे पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है, तो मेरी क्या आ जाएगी दोस्तों, नेगेटिव आ जाएगी, माइनस यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख दूंगा PO PI माइनस यू प्लस V और प्लस R। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद कॉमन ले लिया दोस्तों, N2 यहाँ पर N2 को माइनस N1 PC कॉमन था, तो इसको उधर भेज दिया, एक सीधा कॉमन ले लिया,
पी ओ पी सी और पी आई और पी सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दी, तो N2/V, ये N2/V बन गया, ये N1 माइनस ओ अपॉन यू बन गया। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया स्पेरिकल सरफेस। मतलब मेरी एक स्पेरिकल सरफेस है, तो स्पेरिकल सरफेस यहाँ पर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इंसिडेंट रे जा रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसका जो स्पेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनाएगा, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। आर क्या होगा, इस स्पेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। V क्या होगा, इस U तो इसकी इमेज होगी जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, V क्या होगा जहाँ पर ये इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बताएगा, ये इमेज डिस्टेंस को बताएगा। R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। N1 जिस जहाँ से रे आ रही है, जिस यहाँ से रे आ रही है, जिस मीडियम से मतलब इस स्पेरिकल सरफेस पर जो रे इंसिडेंट हो रही है वो मेरा N1 होगा, और N2 क्या होगा, इस स्पेरिकल सरफेस से जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है वो N1 और N2 बहुत काम है। लेंस मेकर फॉर्मूला की जब डेरिवेशन बताऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी इसकी वैल्यू। सही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रट लेना। रटना क्या है भाई, समझना ही है। मैंने कितनी अच्छी तरीके से समझाया है। कुछ नहीं करना, इंसिडेंट रह गई, रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, 3 एंगल बनाया, अल्फा बीटा गामा। कॉम्प्लिकेट नहीं है, यू वी आर है, कुछ नहीं करना। 10 अल्फा को अल्फा के इक्वल कर दो, 10 बीटा को बीटा के इक्वल कर दो, 10 गामा को गामा के इक्वल कर दे। यहाँ से ये ट्रायंगल लगा ले, नॉर्मल का एक तो इंसिडेंट रे के साथ एक ट्रायंगल बना ले, नॉर्मल का एक, और नॉर्मल तो क्या है मेरा एम सी है ना, तो एम सी का इसके साथ बना ले, एम ओ के साथ ट्रायंगल बना ले, मतलब ओ एम सी। इसी प्रकार नॉर्मल का किसके साथ बना रहे, रिफ्रैक्टेड रे के साथ, तो ओ एम सी ओ, और यहाँ पर आराम से ट्रायंगल का लॉ लगा दे, क्योंकि इससे 2 इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर, अब स्नेल्स लॉ लगा दे, स्नेल्स लॉ से तेरा ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे मित्र। ठीक है, इसी प्रकार मैं लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव कर सकता हूँ, जो मेरा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल भी आता है दोस्त, और इसका क्या आता है, डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेंस मेकर जो अपना जो लेंस रहता है ना भाई, लेंस वो 2 स्पेरिकल सरफेस से मिलकर बना जाता है। एक तो ये स्पेरिकल सरफेस है और एक ये स्पेरिकल सरफेस है। तो यदि मैं इसको R1 मानूँ तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर सेंटर रहेगा, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर सेंटर रहेगा, R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R1 का रहेगा, ये R2 रहेगा। 2 स्पेरिकल सरफेस से मिलकर मेरा क्या बना है, एक लेंस बना है। तो ये जो स्पेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पर 2 स्पेरिकल सरफेस आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, मतलब यहाँ पर 2 बार फॉर्मूले लगा सकता हूँ मैं। तो मेरे को यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर मैं लेंस मेकर फॉर्मूले को प्रूव कर दूंगा दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फर्स्ट सरफेस ये मान ली और ये सेकंड सरफेस ये मान ली। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रही है मेरी, R1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसका C1 इसका सेंटर है स्पेरिकल सरफेस का, जो फर्स्ट सरफेस है, और सेकंड सरफेस का सेंटर C2 है। ठीक है, अब मैंने वापस ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा है, इसकी डिस्टेंस U1 है। U1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस पर जब रेज आ रही है तो ये फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस पर तो इंसिडेंट हो रही है, तो इसलिए इसको डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस से कितनी आएगी, U1 इज इक्वल टू U, मैंने जूम कर ली, और ये R2 तो है ही सनी। ठीक है, और ये अब यहाँ पर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मैटर करेगा मेरे भाई। N1 और N2 बहुत मैटर करेगा। यहाँ पर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मतलब यहाँ से N1 से N2 में गई, मतलब रेस डेंसर में गई, जानी इसको सीधी चाहिए थी, बट ये रेस डेंसर और नॉर्मल इसका ये रहेगा। फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस का नॉर्मल ये रहेगा C1, और सेकंड स्पेरिकल सरफेस का नॉर्मल ये N2 रहेगा, जो आपको सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जानी सीधी चाहिए थी, बट ये टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इस प्रकार से इसने इस प्रकार से ये पाथ बना रही है ये। अब वापस ये डेंसर से रेयर में जा रही है, जाना इसको बिल्कुल सीधा चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, यहाँ पर इमेज बनानी चाहिए थी। ठीक है, बट ये जाकर इधर टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड द सॉरी अवे द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है ना, N2 से N1। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अजम्पशन मान रहा हूँ कि एयर में है और ये क्या है, मीडियम है, मतलब N2 बड़ा है N1 से, ये मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ। अजम्पशन मैंने अज्यूम करा है कि N1 बड़ा है N1 से। तो यहाँ पर वापस ये डेंसर से रेयर में गई, रेयर में जाने के कारण नॉर्मल मेरा ये है, इस क्योंकि सेकेंड स्पेरिकल सरफेस तो ये है ना, तो इसका नॉर्मल ये है। तो ये नॉर्मल होने के कारण जाना इसको सीधा चाहिए था, I1 इमेज बनानी चाहिए थी, बट ये रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी रिफ्रैक्ट होगी अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट गई। नॉर्मल हटने के कारण ये क्या होगी, दूर हट गई, तो यहाँ पर इसने इमेज बनाई आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे मित्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पहले स्पेरिकल सरफेस ऐसा था, इंसिडेंट रे आई
ऑब्जेक्ट था, यू डिस्टेंस था, कोई था C1 था, सी जो भी था C1 इज इक्वल टू R था। तो यहाँ से उसने N1 से N2 में गई, तो यहाँ पर उसने इमेज, यदि यहाँ पर सेकंड स्फेरिकल सरफेस नहीं आती, ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस नहीं आती, तो ये I1 पर इमेज बना देती नहीं बनाती, ये I1 पर इमेज बना देती, क्योंकि ये सीधी चली जाती, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, सेकंड स्फेरिकल सरफेस नहीं आती, तो ये सीधा ही दोस्त कितने पे जा जाता, I1 पर चला जाता। दैट मीन्स ये मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है उसका ऑब्जेक्ट ये है और इमेज मेरी क्या है, I1 है। यदि सेकंड स्फेरिकल सरफेस बीच में नहीं घुसती तो मेरी इमेज कहाँ बनती, I1 पर, क्योंकि सेकंड स्फेरिकल सरफेस I2 आई, जब तो ये अवे द नॉर्मल शिफ्ट हुई और इसकी इमेज कितनी बनाई, I। तो ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस आने के कारण मेरी जो थी वो इधर की जाना इसको सीधा चाहिए था, अब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई और मेरी इमेज यहाँ पर बन गई। तो मेरी बात ध्यान से सुन, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है उसका ऑब्जेक्ट ये है और इमेज कितना है, I1। बल्कि उस और ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो I1 है ना, ये I1 मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा मित्र, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये जो इमेज बनी है ये मेरी इमेज बनेगी, फाइनल इमेज बताएगी, समझ रहा। मतलब ये I1 वन के लिए, वन स्फेरिकल सरफेस के लिए तो इमेज है, जबकि सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। बात दिमाग में घुसी नहीं घुसी, क्योंकि यार ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, I1 हो गया, एग्जैक्शन मान लिया, ठीक है। तो ये मैंने I1 को क्या बताया है, U2 बताया। U2 मतलब सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, और V1 मतलब फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए इमेज, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और V2 इज इक्वल टू V1, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए जो इमेज बना है V2 है, जो इसकी वैल्यू V है, ठीक है। और U1 मतलब फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो APB, तो ये AP1B स्फेरिकल सरफेस है, और ये AP2B है। तो दो स्फेरिकल सरफेस है, एक तो AP1B है और एक AP2B है। तो AP1B में जो R1 रेडियस का है, तो उसके लिए स्फेरिकल सरफेस के ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस U1 पर है, और इमेज बना रहा है वो I1 पर, कितने डिस्टेंस पर, V1 पर, ठीक है। यदि ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस बीच में नहीं आती तो इमेज वो I1 पर बनाता है, उसकी इमेज क्या बन रही है, I1 बन रही है। और सेकंड स्फेरिकल सरफेस AP2B जो है वो R2 रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों, ऑब्जेक्ट का काम करेगा I1, मतलब U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 के वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मतलब U2 मेरी डिस्टेंस रहेगी सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, जबकि इमेज जो रहेगी उसके लिए क्या होगा दोस्त, ये फाइनल इमेज I पर बना रहा है, ठीक है, I पर बना रहा है। अब जैसे N2 से, अब ये वापस N1 से N2 में गया, जबकि यहाँ पर N2 से N1 में गया, तो यहाँ से जो I1 आया है और ये यहाँ पर I जा रहा है, तो इंसिडेंट रे इसके लिए ये जा रही है, मैं बताऊंगा अभी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द AP1 स्फेरिकल सरफेस, इसके लिए ऑब्जेक्ट OP1 है, और ये U है इसकी वैल्यू, और P1 I की वैल्यू कितनी है, V1 है। तो यहाँ पर मैं स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला जानता हूँ, N2 डैश मान लेता हूँ, N2 डैश अपॉन V माइनस N1 डैश अपॉन U इज इक्वल टू N2 डैश माइनस N1 डैश अपॉन R। ये अपन ने प्रूव करके आया ना अभी जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर जो N1 डैश है ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव डैश है, जहाँ पर इंसिडेंट रे है, जहाँ पर इंसिडेंट उस स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट रे आ रही है। और N2 डैश जो होती है सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव डैश है, जहाँ पर रे जो हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो रे कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, N1 में, तो मेरा N1 डैश इज इक्वल टू N1 है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्त, मेरा N1 डैश जो होगा वो इज इक्वल टू N1 होगा, और N2 डैश जो होगा N2 होगा, क्योंकि जहाँ पर इंसिडेंट रे आता है वो मेरा N1 डैश होता है, वो रिफ्लेक्टिव डैश मेरा N1 होता है। और V मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज मेरा क्या बना रहा है, V1 बना रहा है, और U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेरा U ऑब्जेक्ट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस किसकी बात कर रही है, R1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो R1 है स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मेरा R1 है। तो ये मेरा एक पास इक्वेशन बन गई है। इसी प्रकार रिफ्लेक्शन ऑफ द AP2B सरफेस के लिए मान सकता हूँ, इसके लिए ऑब्जेक्ट जो होता है P2I, मतलब P2I, ये P2I, ये मेरा P2I1 है, ये P2I1 मेरा ऑब्जेक्ट है, और P2I मेरा इमेज है, ठीक है।
P2i1 मेरा ऑब्जेक्ट है और P2i मेरा इमेज है जिसकी वैल्यू v है, और इमेज जो है वो U2 मतलब सेकंड जो स्पेरिकल सरफेस, सेकंड स्पेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस यानी AP1b के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मीडियम है N1 डे की वैल्यू N2 है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त इंसिडेंट रही है N2 से तो स्टार्ट हो रही है। ये देख, ये N1 है और यहाँ पर N2 है, तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे स्टार्ट हो रही है मेरे मित्र, ये जो इंसिडेंट रे स्टार्ट हो रही है N1 से ही तो स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। हो रही नहीं हो रही, ये देख दिख रही नहीं दिख रही। तो ये जो स्टार्ट हो रही है N2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए जो N1 डेज हो जाएगा वो N2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से इंसिडेंट रे आती है वो मेरी N1 डेज होता है, मैंने बताया है। तो इंसिडेंट रे इसके लिए I1 से आ रही है, तो I1 से इधर आ रही है, और इसकी वापस इमेज पर जाकर इस पर जा रहा है, ये इमेज पर बना रहा है, और ये मेरा इमेज रिफ्लेक्ट इसमें हो रहा है ना, इस रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है, तो N2 डेज जो होगा मेरा वो क्या होगा, N1 हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, तो फर्स्ट मीडियम जो होगा N1 डेज इज इक्वल टू N2 होगा, सेकंड मीडियम जो होगा N2 डेज इज इक्वल टू N1 होगा। N1 डेज हमेशा वो मानना है जहाँ पर इंसिडेंट रे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे N1 डेज में N2 में जा रही है, और सेकंड को मैंने जिसमें जा रही है उसको मैंने N1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अज्यूम क्या यार, अज्यूम थोड़ी करा है, जा रही है जब तो इस N2 से N1 में जा रही है ना, तो N1 डेज को मैंने N2 लेना है, और N1 को इस स्फेरिकल सरफेस AP2b के लिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला ही तो N2 डेज की जगह N1 रख दिया, और v की जगह मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज की क्या है वहाँ v है, v रख दी। N1 डेज की जगह मैंने क्या रखा, N1 डेज की जगह N2 रखा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह क्या रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह NV1 रख दिया, और N1 N2 माइनस N1 मतलब N1 माइनस N2, ये N1 डेज माइनस N2 डेज है ना, तो ये मैंने वैल्यू रख दी, और अपन R2 है ना। यहाँ पर मेन चीज़ है कि N1 डेज जो है N2 है, और N2 डेज N1 है। क्यों है, क्योंकि इमेज इंसिडेंट रे जिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जाती है वही मेरा N1 डेज होता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब ये दोनों जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वेशन को मैंने क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्लस कर दिया है दोस्त, और यहाँ पर देखो कट गया है मेरा N1V1 जो होगा, ये N2V1 जो होगा N2V2 से कट गया है, रिमेनिंग पार्ट मेरा ये बचा हुआ है। तो N1 जो कॉमन लेकर मैंने इसको नीचे भेज दिया है, तो ये N2/N1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 1/R1। तो मतलब इसको मैं N2 बोल सकता हूँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा मित्र। तो यहाँ पर जो होता बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि जब N1 जो होता है एयर में रखा हुआ है और N2 N में रखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, N2/N1 हो जाएगा। यदि N1 बराबर N2 हो जाएगा, मतलब दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, मतलब लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N और बाहर जो जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, तो वो जो होता है मेरा लेंस जो होता है, क्योंकि N2/N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, N2/N मतलब 1 हो जाएगी, दैट मीन्स 1 - 1 हो जाएगा, मतलब 1/फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू इन्फानाइट आ जाएगी। दैट मीन्स मेरा जो लेंस होगा मित्र, वो लेंस बिहेव करेगा एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है कि तुम्हारा जो फोकल लेंथ होती है, मतलब जो ये लेंस प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव क्यों करने लग जाता है, कब करने लग जाता है, जब उस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर रखे हुए जिसमें भी उसको तुम डाल रहे हो, इंजर्ड कर रहे हो, इमर्ज कर रहे हो, डाल रहे हो उस लेंस को, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता है, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लग जाता है मित्र। ओके, इसी बार अपन ये मेरा दो डेरिवेशन है, ये मैं कह रहा हूँ करेंटली से कह रहा हूँ, इसको करके चला जाना भाई, दो डेरिवेशनों को, और प्रिज्म की पक्का एक डेरिवेशन आएगी। प्रिज्म मैंने पिछली वीडियो में करा दी है, रे ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग, उसमें मैंने करा दिए, देख लेना। अब अपन पढ़ेंगे भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नाम सुना होगा तेने, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अपन जो माइक्रोस्कोप होता है, एक इसमें 2 चीज़ें होती है, एक नियर पॉइंट आता है और एक फार पॉइंट आता है। तो नियर पॉइंट जो होता है दोस्त, वो डी डिस्टेंस पर होता है, मतलब एक जो अपने जो आँख होती है ना, जो आइज़ होती है, ह्यूमन आइज़ होती है, उसके लिए जो विजिबल नियर डिस्टेंस होता है, वो मतलब जहाँ पर उसकी जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो अच्छी दिखाई दे, तो वो जो इमेज जो होती है अच्छी दिखाई दे, तो उसके लिए जो होता है वो 25 सेंटीमीटर रहता है। किसके लिए दोस्त,
ह्यूमन आई के लिए, ह्यूमन आइज़ के लिए। लेकिन जो फार पॉइंट होगा इन्फानाइट, मतलब दूर कितना वो दूर तक लेके जा सकता है, तो वो इन्फानाइट तक ही उसको लेके जा सकता है आराम से। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होगा इन्फानाइट, ठीक है। तो इसमें जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है दोस्त, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप क्या करता है कि एक छोटी वस्तु जो होती है उसको बड़ा करने का काम करता है। इसकी कुछ मतलब एक तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है वो थिन ऑब्जेक्ट है, तो उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो तुम्हें विजिबल मैग्नीफाई होकर दिखाई देगा। वो ज़्यादा मैग्नीफाई होने का मतलब ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। मैग्नीफाई का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो इसमें एक इस प्रकार से एक लेंस का यूज़ किया जाता है सिंपल, जिस प्रकार से देख, एक कॉन्वेक्स लेंस का, सिंपल माइक्रोस्कोप में ओनली एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये रहता है, तो मैं जानता हूँ उसका 6 प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की। यदि मेरा ऑब्जेक्ट, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा रहता है, तो एक रे तो इधर से गई और एक रे इसके पोल से होकर सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो यदि दो रे, एक रे इधर गई और ये कन्वर्ज होकर यहाँ पर फोकल लेंथ पर जाकर टकराएगी और सीधी गई, इसको पीछे यहाँ पर एक इमेज बन रही है, एक जो मैग्नीफाई होकर बन रही है, इसका डे डेस करके मैंने पीछे बना दिया है, ठीक है। तो ए डेस बी डेस मेरी इमेज बनी है, बनी नहीं बनी, तो ए डेस बी डेस ये जो इमेज बनी है मेरी रियल बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, बनी नहीं बनी, और मैग्नीफाई होकर बनी है, मैग्नीफाई होकर बनी है ना, सीधी बनी मतलब ऊपर के ऊपर ही बनी है और जिधर था, और रियल भी बनी है, रियल मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है उधर ही इमेज बन जाती है, तो वो मेरी रियल इमेज होती है, ठीक है दोस्त। तो ये मेरा 6 केस था कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पर मैंने इमेज बना दी, और यहाँ पर जो मैग्नीफाई मतलब मेरा यदि ऑब्जेक्ट वेन जब इमेज जो मेरी बनती है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो मेरा एच डेस बना है, एच डेस मान लेता हूँ और ये एच मान लेता हूँ, तो एच डेस बड़ा दिख रहा है तुझे एच से, दैट मीन्स एच डेस अपॉन एच की वैल्यू एक से बड़ी आएगी, दैट मीन्स एम की वैल्यू एक से बड़ी आती है, तो मैग्नीफाई होकर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, मेरी जो इमेज बन रही है वो ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट से। ओके मित्र, हाँ। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वेन जब इमेज इस फॉर्म बनता है नियर पॉइंट पर, नियर पॉइंट मतलब दोस्त क्या बोल रहा हूँ मैं, 25 सेंटीमीटर पर यदि मेरी इमेज बनती है v इजिक्वल टू, तो मेरे पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है m इजिक्वल टू 1+d/f। इसकी डेरिवेशन भी होती है, अगर अपन इतनी उस बात में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत रेयर केस में आती है डेरिवेशन भी। हाँ, तो आप देख सकते हो, कल मैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ जो अपने एग्जाम में हो जाए। तो मैग्नीफिकेशन एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि जब इमेज मेरी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में यदि मेरी इमेज नियर पॉइंट पर बन रही है, नियर पॉइंट मतलब वहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर यदि इमेज बन रही है फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो मेरा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा दोस्त वो 1+d/f बनेगा। f इज अ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जो मैंने इसका यूज़ करा है, और d इज अ नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये एक फॉर्मूला है। और इसी प्रकार जब मेरी इमेज दोस्त कहाँ पर बन रही है, इन्फानाइट पर जाकर बन रही है, यदि मेरी इमेज इन्फानाइट पर जाकर बन रही है, तो मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला बनेगा, वो जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो d/f बनेगा। सिंपल d/f कर दे, कुछ मत कर मेरे मित्र। ये दो फॉर्मूले याद कर ले सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक शॉर्ट फोकल लेंथ यूज़ की जाती है, शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया था शॉर्ट फोकल लेंथ का, ठीक है, जो आँख के नियर रखा रहता है क्लोज टू ईयर, ठीक है, ये चीज़ आता है। इमेज इज द, जब नियर पॉइंट पे बनती है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला 1+d/f बनता है, जब इमेज इन्फाइनाइट पर बनती है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला d/f बनता है, बस और कुछ मत कर। इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है मेरे मित्र, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का काम करता है, किसी भी, यदि देख, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या क्या कर रहा था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली, जैसे ये जो तेरे पास वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को, ये जो थिंग रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको इसने जैसे ही इससे 10 गुना कर दिया, किसने, सिंपल माइक्रोस्कोप है, मेरे को इसको 20 गुना करना है, तो और ज़्यादा मैग्नीफाई करना है मेरे को, इसको मतलब इसकी हाइट को और ज़्यादा बड़ी करनी है भाई, मेरे को और अच्छी विजिबिलिटी दिखाई दे, तो मैंने इसको 20 गुना कर दिया, तो वो कौन कर पाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेगा। मतलब और छोटी से छोटी वस्तु लेके आऊँ, मतलब बहुत
तुमने एटम का नाम सुना है? एटम को तुम देखे हो कभी? नहीं देखे है ना। तो एटम जैसी चीज़ों को भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, क्योंकि एटम बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत माइक्रो होता है, तो माइक्रो पार्टिकल होता है। उस माइक्रो पार्टिकल को अपन विजिबल कर पाते हैं द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट को हायर ऑब्जेक्ट में दिखाई देता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है। ओके मित्र, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज ऑप्टिकल डिवाइस है विच जो कंसिस्ट करता है टू कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस को कंसिस्ट करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट ऑफ द वेरी स्मॉल फोकल लेंथ विद द शॉर्ट अपेक्चर ऑफ द ईयर पीस। मतलब इसमें दो लेंस रहते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरा ईयर लेंस है। तो दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया था। सबसे मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बोर्ड में कि भाई कॉन्वेक्स लेंस कितने यूज़ किए जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप? दो करे जाते हैं फोकल लेंस, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ईयर लेंस। ईयर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ पर जो आंखों के पास रखा, ईयर लेंस का मतलब होता है जो आंखों के पास, जहाँ पर अपन देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अपन रखते नहीं है, माइक्रोस्कोप होता है तो अपन आँख रखते हैं, तो आंखों के पास जो लेंस रखा रहता है ना, वो जो लेंस होता है वो ईयर लेंस कहलाता है। और जो ऑब्जेक्ट के पास रखा रहता है, वो जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है ना, वो जो कांच का सा, वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ईयर जो आंखों के पास रखा हुआ लेंस है वो बड़ा हो जाए कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ये एफ ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ द ईयर लेंस। और एफ नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स ये मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरी ईयर लेंस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा हो जाए, यदि ईयर लेंस की फोकल लेंथ मेरी ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा हो जाए, ईयर लेंस की फोकल लेंथ यदि मेरी ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा हो जाए, तो ईयर लेंस की फोकल लेंथ यदि ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा हो जाए तो मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगा। ये मेरा ये छोटा है कम ऑब्जेक्टिव लेंस कंपेयर टू, जितना बड़ा अपेक्चर होगा किसी भी लेंस का उसकी ज़्यादा फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे हो तो ईयर लेंस की अपेक्चर ज़्यादा है तो ये इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी, तो एफ ई ज़्यादा रहता है एफ नोट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मेरे मित्र, इसको नेगलेक्ट मत करना। नंबर लेने हैं तो नेगलेक्ट मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्ज अपर्चर इसका यूज़ किया था और इसकी, ठीक है ओके। रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी, ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ जो होती है ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी। रिजॉल्विंग पावर मतलब देखने की क्षमता, आँखों की देखने की क्षमता ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आँखों को वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं, जो अपनी ईयर्स होती है वो उसको अच्छी तरह से विजिबल कर पाती है। ओके, तो जो द फोकल लेंथ ऑफ द ईयर लेंस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, इसी के बाद अपन ये पढ़ते हैं, इसका जो रे डायग्राम होता है इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ईयर लेंस है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर वो ईयर लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, मतलब ईयर लेंस का अपेक्चर ज़्यादा है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर मैंने ए बी एक इमेज माना है, ए बी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था मेरा, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी मेरी क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो बनेगा वहाँ पर इमेज बनेगा। तो दोस्त तुम देख पा रहे हो यहाँ पर, देखना मैंने यहाँ पर ए बी रख दिया है। इस ए बी से यहाँ पर रे जा रही है, यहाँ से रे गई और एक ये पोल से होकर चलेगी, ये पोल से होकर यहाँ पर रे चलेगी। ठीक है, तो एक रे पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस गई, इसकी डिस्टेंस यू नोट है। कहाँ से? पोल ऑफ द, ये जो मेरा पोल है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? यू नोट है। तो यहाँ पर सीधी होकर रे चली गई और एक प्रिंसिपल एक्सिस के होकर रे चलेगी। तो ये जो रे जाएगी ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस सीधी निकल जाएगी, कोई भी बेंड नहीं होती। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस यदि प्रिंसिपल एक्सिस में रे निकालता हूँ तो वो सीधी निकल जाती है। जबकि मिरर की बात करूँ तो मिरर में तो मिरर में तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी। जबकि लेंस में जो होता है, यदि पोल पर यदि मैं किसी भी रे को इंसिडेंट कराता हूँ मिरर के केस में, तो वो तो कुछ ना कुछ सेम एंगल बनाएगी, जितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई उतने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। जबकि मिरर में क्या होता है कि वो पोल पर इंसिडेंट हुई तो पोल के ही सीधी निकलती, कोई बेंडेड नहीं होता रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज़ किया था और यहाँ पर रिफ्लेक्शन लॉ का यूज़ किया था। दैट मीन्स का यहाँ रिफ्लेक्शन लॉ का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन लॉ का यूज़ कर पाएगा। तो सीधी रे निकल जाएगी और यहाँ पर ये कट कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो ए डैश कोमा बी डैश बन रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज कितना है? ए डैश बी डैश है।
ये जो इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा किसके लिए, ईयर पीस लेंस के लिए। ये जो ईयर पीस लेंस है, ये जो मेरे आंखों के पास रखा हुआ जो लेंस है, ये मेरी नन्ही नन्ही सी आंखें हैं, तो इस आंखों के पास रखा हुआ जो लेंस है मित्र, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ए डैश बी डैश यहाँ से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये वापस रे को ना करेगा, अरे भाई इधर से निकल, एक यहाँ मतलब दिमाग में रख ले कि तेरे को दो रे निकालनी है, एक तो पैरेलल निकालनी है कॉन्वेक्स लेंस के, एक इसके पोल से होकर निकालनी है। मतलब ये दो रे दिमाग में घुसा ले, ये यहाँ से एक सीधी सी निकाल, फोकल लेंस से यहाँ पर कटवा दे बस, और एक पोल से होकर निकाल दे, सीधी निकाल दे बस, दो रे निकाल दे, दिमाग में रख ले। यदि यहाँ पर ए डैश बी डैश ये जो ऑब्जेक्ट का काम करा है ईयर पीस लेंस के लिए, तो वहाँ पर भी तू दो रे निकाल, एक तो सीधी निकाल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी, ये मेरी भाई प्रिंसिपल एक्सिस है ना, नहीं बोलूँगा क्या, तो एक सीधी निकाल, इधर नहीं जाएगी, और एक पोल से होकर निकाल, पोल इसका ये रहेगा किसके लिए, ईयर पीस लेंस के लिए, पोल तो यही करेगा ना। तो भाई इसको तू देखेगा तो ये पीछे बढ़ाता हुआ दिखेगा, इस रे को तेने इधर निकाला है तो ये पीछे बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये भी पीछे बढ़ती हुई दिखाई देगी। दैट मीन्स ये ए डैश बी डैश ए डबल डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए, ईयर पीस लेंस के लिए, और इमेज का काम कर रहा है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी, फाइनल इमेज ए डैश डबल डैश बनेगी, वो वी ई बनेगी मेरे मित्र, वी ओ तो बन गया, और इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो डी बनेगी, या वी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनेगी। और एक देखो फाइनल इमेज दो चीज़ों पर बनती है, तो नियर पॉइंट पर बनती है, एक फायर पॉइंट पर, फायर पॉइंट मतलब इन्फानाइट पर, या तो विजिबल, क्योंकि मेरे को जब वह इमेज जो बनाई देगी वो यदि नियर पॉइंट पर बनाई देगी जब भी तो मेरे को दिखाई देगा। तो ये जो ए डैश डबल डैश, इसकी मैं यदि इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो ये यू नोट है, क्योंकि ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस। इसी प्रकार इसको बता दूँ, यू ई ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस, ईयर लेंस की, और ईयर लेंस की इमेज। तो यहाँ पर केस फर्स्ट मैग्नीफिकेशन अपन जानते हैं कि दो टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन कौन कौन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस और ईयर पीस लेंस आ रहे हैं, तो दो टाइम अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सुनना, यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनी है ना, ए डबल डैश, ये फाइनल इमेज ई पीस लेंस के लिए बनी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, इमेज का काम कर रहा है फाइनल के लिए मित्र। और इसकी जो इमेज बनी है रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, मैग्नीफाई बनी है, याद कर लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, रियल मतलब देख रियल ही तो बनी है ना, इधर के पास रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और मैग्नीफाई होकर बनी है, सीधी सी बात है। ओके, मैग्नीफाई मतलब बड़ी होकर बनी है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी है। ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्त। तो जब मेरी इमेज जब नियर पॉइंट पर बनती है, वी बराबर डी पर बनती है, इमेज इज नियर पॉइंट, तो उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये आता है, याद कर ले, सीधा याद कर, एम इज इक्वल टू वी नोट अपॉन यू नोट इज 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ ई क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द ईयर पीस लेंस। वी नोट क्या है, ये वी नोट, ये तेरा वी नोट कहाँ पर है, वी नोट, ये वी नोट है। द इमेज डिस्टेंस ऑफ द, ये जो ए डैश बी डैश बनाया ना ऑब्जेक्टिव लेंस से, द डिस्टेंस ऑफ द पोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ए डैश डबल बी डैश, तो इसके बीच में डिस्टेंस, क्योंकि ये इमेज ही तो बनी है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ए डैश बी डैश, वी नोट। और यू नोट क्या है, ये मेरा यू नोट है, इमेज डिस्टेंस। तो वी नोट अपॉन यू नोट अपॉन वी नोट अपॉन यू नोट, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ द, किसके लिए, अरे बोल दे यार, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और 1 प्लस डी अपॉन एफ ही बनता है। ठीक है, यदि मेरी इमेज इन्फानाइट पर बनती, सुनना, इमेज इन्फानाइट, जब इमेज इन्फानाइट होती है ना, तो उसको एक और चीज़ बोला जाता है, एक और नाम होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से आता है, वो टेलीस्कोप में आता है। तुम याद रख लेना, जब भी तुम्हें नॉर्मल एडजस्टमेंट नाम से कोई तो आ जाए कि निकालो यहाँ पर तुम्हें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, एडजस्टमेंट का नाम आ जाए, तो वो समझ लेना कि वो इमेज इन्फानाइट की बात कर रहा है, तो उसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे। तो जब इमेज इन्फानाइट पर बन जाएगी तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वी नोट अपॉन, सॉरी प्लस वी नोट अपॉन यू नोट, ये यहाँ पर 1 हटा दे बस, डी अपॉन एफ ही बन जाएगा, मतलब मैग्नीफिकेशन कब हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, देख याद कर यार, तू याद कर, जब से याद नहीं करेगा जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात आ रही है मित्र, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब इमेज
नियर पॉइंट पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन रहा है वी नोट अपॉन यू नोट 1+d/f। जब इमेज इन्फाइनाइट पर बन रही है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन रहा है वी नोट अपॉन यू नोट d/f। तो यहाँ पर d/f। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इमेज नियर पॉइंट बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन रहा है 1+d/f। और वहाँ पर d/f, मतलब यहाँ पर d/f और यहाँ पर 1+d/f। वैसे ही वहाँ पर 1+d/f और 1+d/f। तो यहाँ पर बस एक चीज, ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है बस, और कुछ नहीं करा मित्र। मतलब कंपाउंड, सिंपल से कंपाउंड में आने के लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। वी नोट अपॉन यू नोट का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा है? क्योंकि एक भाई ऑब्जेक्टिव लेंस आ चुका है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज की डिस्टेंस और अपॉन ऑब्जेक्टिव के डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पर एक एल होता है द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्वेक्स लेंस। ये तो दो, यदि इन्फाइनाइट बनती है तो ये मिलती नहीं है, ये सीधी चली जाती है। तो ये तो डी का है, जब वी बराबर डी बने इमेज नियर पॉइंट पर, और ये है वी बराबर इन्फाइनाइट बने, इसका रे डायग्राम ये है। तो वैसा वैसा सेम है, बस ऐसा करना है कि वो जो लास्ट में करा था ना उसमें मिलाना मत लास्ट में, और ये सीधी निकाल देना, इन्फाइनाइट पर जाकर कटेगी। ठीक है, तो इमेज इन्फाइनाइट बनेगी। तो यहाँ पर एल जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन द होगा, तो वी नोट यहाँ पर ये वी नोट बनेगा। और यहाँ पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर कम बनाएगा जब ये फोकल लेंथ बनाएगा, तो ये एफ ई को रिप्रेजेंट करेगा। यदि मेरे इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यदि फोकल लेंथ पर जाती है, किसी भी लेंस पे यदि फोकल लेंथ पर होकर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वो इन्फाइनाइट पर ही जाकर ही कटेगा। फोकल लेंथ पर जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फोकल लेंथ से होकर जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं इन्फाइनाइट पर जाकर मिलेगा। तो वी इक्वल टू इन्फाइनाइट होती है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, जानते होंगे दोस्त आपको। तो यहाँ पर एल इजिकल टू कितना होगा, ये मेरा पूरा एल हो जाएगा। तो एल इजिकल टू वी नोट प्लस एफ ई हो जाएगा। और इसका एक और अनदर फॉर्मूला भी होता है, एक जब इमेज इन्फाइनाइट बनता है तो माइनस एल अपॉन वी नोट। मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आराम से कि जो मेरा वी नोट है ना, ये जो मेरा वी नोट अपॉन यू नोट जो होगा वो लगभग इक्वल हो जाता है किसके, मतलब जो मेरा वी नोट अपॉन वी नोट जो होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है मित्र किसके, माइनस एल अपॉन एफ नोट के। ये अप्रोक्सीमेशन होता है। तो उस टाइम तो मैं जब v बराबर इन्फाइनाइट पर मेरी इमेज बन रही है तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और आ जाता है माइनस एल अपॉन एफ नोट डी बाई एफ ई। ये भी आ जाता है, मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इससे भी कुछ ना जाता है। तुम्हें तो बस याद करना है, फॉर्मूला याद कर ले मित्र, और कुछ मत कर। ठीक है मित्र, ओके। अब मैं तुझे टेलीस्कोप की बात करता हूँ। टेलीस्कोप क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। 2 मिनट पहले इसको रिवाइज कर ले। देख भाई देख, ऐसे पार ना पड़े भैया, देखना पड़ेगा। देख 2 मिनट देख, फॉर्मूला याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे लगातार एक के बाद एक, मस्त रहना। हाँ दोस्तों, आपने देख लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, एक है अब अपन पढ़ेंगे दोस्त, रिफ्रैक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं। टेलीस्कोप जो होते हैं ना दोस्त, दो प्रकार के होते हैं। एक रिफ्लेक्टिंग होता है और एक रिफ्रैक्टिंग होता है। जो रिफ्लेक्टिंग जो होता है वो उसमें ज़्यादा अच्छी अपन को ब्राइटनेस दिखाई देती है। तो रिफ्रैक्टिंग अपन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग पढ़ेंगे। तो अपन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप का यूज़ कहाँ किया जाता है। जो अपना टेलीस्कोप होता है
वो क्या होता है, जो अपना सन स्टार्स वगैरह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, उनको देखने में काम, मतलब बहुत ज़्यादा जब डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। माइक्रोस्कोप तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब उसके बिल्कुल लेंस के पास में रखा हुआ है, यहाँ पर लेंस है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरा यहाँ पर क्या रखा हुआ है दोस्त, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये तो मेरा क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है, ये मेरा माइक्रोस्कोप होता है। बट मेरा जो टेलीस्कोप होता है वो कुछ ऐसा इस प्रकार से दिखाई देता है, ये स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा रहता है डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस से, तो बहुत फार पॉइंट पर रखा रहता है। सन स्टार्स इनका मतलब उनको विजिबल करने में काम आता है। ये देखोगे प्लैनेट वगैरह। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज़्यादा ब्राइटनेस रखता है, हाई होता है, हाई रिजॉल्विंग पावर होती है इसकी। आरपी से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं रिजॉल्विंग पावर को, याद रखना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तो सीधी सी बात है, मेन चीज़ इसमें बात करता हूँ कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की कहानी क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ईयर लेंस ज़्यादा थी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर जो होगा याद रख लेना, इसके केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की ज़्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी कंपेयर टू ईयर लेंस से। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ईयर लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की ज़्यादा फोकल लेंथ हो गई कंपेयर टू ईयर लेंस से, हो गई नहीं होगी मित्र, हो गई। तो जब मेरी इमेज इन्फाइनाइट पर बन रही है, जब मेरी इमेज, ये मेरा वही वही केस है, तो दोबारा कोई नहीं, वही पैरेलल रे जा रही है, वहाँ पर इमेज बन रहा है ए डेज बी डेज, फिर वहाँ से ये ए डेज बी डेज के लिए इमेज का काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ईयर लेंस के लिए, और यहाँ पर पैरेलल जाके मेरी इमेज यदि इन्फाइनाइट पर बना रही है, यदि मेरी इमेज इन्फाइनाइट पर बना रही है, तो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा -f0/fe। ये टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ। ये किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्ट तो मैंने भी कराया नहीं कुछ भी। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए जब इमेज इन्फाइनाइट बनती है, इसका रे डायग्राम याद कर लेना दोस्त। ये रे डायग्राम सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, 2-2 नंबर का आता है, 2-2 नंबर का रे डायग्राम पूछता है ये ऐसा। ड्रॉ द रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द रे डायग्राम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का दूसरा नाम ही क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नोमिकल टेलीस्कोप। पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए यदि इमेज इन्फानाइट पर बने, और ये इमेज यदि इन्फानाइट पर बनती है, उसको इन्फानाइट की इमेज के साथ ज़्यादातर नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से आता है। जब भी तुम्हें बोल दे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, इमेज इन्फानाइट बन रही है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये डायग्राम बना के आना है। और इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा सीधा दिमाग में रख ले, -f0/fe, -f0/fe याद रख ले। मतलब फोकल लेंथ की इमेज और ईयर लेंस की इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी प्रकार इसमें जो होता है एल, जो होता है वो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब बनती है, वो जो ये ट्यूब बनती है, यहाँ पर मेन चीज़ है f0+f ही बनता है लेंथ। वहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो v0+ ये क्या होता, v0+f ही बन रहा था, बट यहाँ पर f0+f ही बनता है। समझ रहा है, f0+f ही बनता है, मतलब यहाँ पर ये f0 पर यदि f0 इज इक्वल टू क्या होता है, u v0 होता है, और ये v0 इज इक्वल टू f होता है। ठीक है मित्र, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बनता है, और यहाँ पर यदि जब इमेज v इज इक्वल टू डी पर बने, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा -f0f ही, साथ में एक और चीज़ मल्टीप्लाई होगी एक्स्ट्रा में, ये वाली चीज़ रहेगी क्या, -1+f(e+f1/d। तो भाई ये तुम्हारे न्यूमेरिकल का पार्ट हो गया। इसके अलावा तुमसे बहुत कम रेयर केस में पूछेगा, बहुत कम पूछेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ ऑफ द ट्यूब के टर्म में पूछ सकता है, बहुत रेयर केस में पूछता है। तो ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब याद रख लेना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द प्लस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द ईयर लेंस। तो इनका जो सम होगा लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाएगा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये इससे ही आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 फॉर्मूले याद रख लेना, जब इमेज मेरी किस पर बने, इन्फानाइट पर बने, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में
फॉर्मूला आएगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। जब मेरी इमेज किस पे बने, नियर पॉइंट पे बने, तो फॉर्मूला आएगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। एफ ई मतलब यहाँ पर ईयर लेंस है। इसको पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देख क्वेश्चन देख, पहले तो द इंटरमीडिएट इमेज फ्रॉम द बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, मैंने बताई है तुझे। ये देख बताइए ना, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, मैग्नीफाई होकर बन रही है। तो रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाई होकर बनेगी। ठीक, कोई बड़ी बात। इन्वर्टेड है ना भाई, नीचे बन रही है, ये ऑप्शन सही है। द फोकल लेंथ ऑफ द ईयर पीस ऑफ द टेलीस्कोप डबल इज मैग्निफिकेशन। भाई सुन, द फोकल लेंथ और ईयर पीस लेंस, तो जो फोकल लेंथ होता है, ये तुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इन्फाइनाइट पर मान के चलना इमेज को, नियर पॉइंट पर मान के मत चलना, इन्फाइनाइट पर मान के चलना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चल रहा है, तो अपन जानते हैं, अभी पढ़ के आए हो, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। ये पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ही पढ़ा है। मतलब एफ ही डेज क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया, 2 एफ ही कर दिया। तो एम डेज कितना हो जाएगा, माइनस एफ नोट अपॉन 2 एफ ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई अपॉन 2, ये तो मेरा एम ही था, तो एम अपॉन 2 हो गया एम डेज। तो मेरा जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा कंपेयर टू इसका। उसका यूज़ ये होगा नहीं हुआ दोस्त, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एफ एम इज इक्वल टू माइनस एफ, टेलीस्कोप की बात कर दी और ओनली फोकल लेंथ की बात करा तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इमेज की। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है। अब मैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करता हूँ। सो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्यों यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है ये इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो मैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसको इसमें देखो जाओ तो तुम एक स्पेरिकल, एक तो सबसे ज़्यादा टेलीस्कोप फ्रॉम द क्रोमेटिक अबर्शन और स्पेरिकल अबर्शन, ये सबसे मेन चीज़ है कि भाई पूछा जाता है कि स्पेरिकल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना, ये सन वो स्टार्स वगैरह उनको देखने में, वहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इसलिए यूज़ किया जाता है, जो अबरेक्शन होता है, अबरेक्शन का मतलब होता है गड़बड़ी। गड़बड़ी मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं हो, मतलब क्रोमेटिक अबरेक्शन मतलब कलर होता है। क्रोमेटिक मतलब होता है कलर, मतलब कलर की गड़बड़ी ना हो। स्पेरिकल एबरेशन मतलब उसकी साइज में कोई गड़बड़ी ना हो। तो एबरेशन का मतलब होता है गड़बड़ी, मतलब गड़बड़ी होना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो कुछ ना कुछ एरर दे देता है, किसी भी सन या स्टार्स को या प्लेनेट को विजिबल करने के लिए। बट जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो इस प्रकार की जो कमियां होती है इसमें, उसको दूर करने का काम करता है। क्यों दूर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ बता रहा हूँ, बोर्ड में आई हुई है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का यूज़ किया गया है। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का यूज़ किया गया है, इसलिए इसका यूज़ किया था। देख, द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रोड्यूस करता है इमेज ऑफ द बेटर क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस करता है। इट इज बिकॉज क्योंकि इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इमेज फ्रॉम बनाता है इज फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन मतलब तुम यदि कोई भी लेंस जाता है, तो लेंस यदि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी रे जा रही है, तो वाइट कलर की रे जा रही है, तो वहाँ पर दोस्त 7 कलर में ये टूट जाएगी, टूटेगी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर कलर में होगा, मतलब अलग अलग फोकल लेंथ बनाएगी, अलग अलग कलर की फोकल लेंथ जो मीडियम पर डिपेंड करेगी। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर की जो फोकल लेंथ होगी, अलग अलग फोकल पॉइंट पर जाकर वो कट करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर गड़बड़ी होने के चांसेस है। जबकि जो मिरर होता है, मिरर तो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, रिफ्लेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मिरर का यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। रिफ्लेक्ट मतलब मिरर का यूज, मिरर ही तो रिफ्लेक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्ट मतलब लेंस, तो लेंस से तो रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है मित्र, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। एक कॉनकेव मिरर लगा रहता है और इस प्रकार से रे जा रही है, और यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा रहता है। तो यहाँ से एक रे गई, दोनों रे गई, पैरेलल रे गई, इस कॉनकेव मिरर के कारण ये रिफ्लेक्ट हो गई और इस प्लेन मिरर से वापस टकरा कर यहाँ पर जाकर ईयर पीस मेरी आंखें लगी रहती है, यहाँ पर मेरे को आराम से विजिबल हो जाता है। इसको बस ये इतना ही पूछता है, इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछता है। तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, कहीं इसका मतलब नहीं, न्यूमेरिकल में पूछता भी नहीं है। और इसमें जो चैप्टर में है, इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसमें ड्रॉ रे डायग्राम पूछता है, फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आता है, बस और कुछ नहीं है, पर ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम याद रख लेना, रे डायग्राम पूछा गया है। तो कॉनकेव मिरर है, ये 2 रे गई है, पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हुई है, इस प्रकार से ये से रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर में जो होता है वो यहाँ पर फोकल लेंथ पे जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बताऊँ तो इस प्रकार से विजिबल हो रहा है,
स्पेरिकल टेलीस्कोप में देखो 2 रेज आ रही है, तुम्हें दिख रहा होगा, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रे गई है, आराम से देख लो। और इसको मैं यदि विजुलाइज कराऊँ तो ये इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये मेरा आंखों के पास रखा हुआ लेंस जो होता है, ये मेरा ईयर पीस लेंस है, ठीक है दोस्त। और फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन, और ये मेरा सेकेंडरी प्लेन मिरर है। सेकेंडरी मिरर है मतलब प्लेन मिरर है ना, ये मेरा प्लेन मिरर है, ये वाला प्लेन मिरर है, ये मेरा प्लेन मिरर है। और ये मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है मित्र, कॉनकेव मिरर मित्र, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये मेरा प्राइमरी मिरर है जो पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है, तो इंसिडेंट हो रही है ईयर पीस में जा रही है, मतलब ये तो नहीं ईयर पीस लेंस है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ये मेरा ईयर पीस में जा रहा है, तो यहाँ से रे जा रही है पैरेलल, ये पैरेलल रे आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस प्लेन मिरर में जा रही है, और इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसमें अपन को आंखों में दिखाई दे रही है, मैं मेरी आंखों में देख पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये प्राइमरी मिरर लगा रहता है, सेकेंडरी मिरर है, ठीक है। ओके, तो एडवांटेज ऑफ द पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा गया है 2-3 बार कि एडवांटेज क्या है, मतलब क्या एडवांटेज है इस चीज़ के। एडवांटेज ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, द कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है दोस्तों, वो ऑफ द लार्ज अपर्चर रखता है, इज हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई ग्रेटिंग पावर, द एब्जॉर्ब करता है वेरी लेस अमाउंट ऑफ द लाइट देन द लेंस, मतलब जो लेंस, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था रिफ्लेक्टिंग, वो लाइट को क्या कर रहा था, अपेक्स उस लेंस के कंपेयर टू वो अच्छा विजिबल दिखाई दे रहा है। द फाइनल इमेज फॉर्म बन रही है रिफ्लेक्टेड टाइप टेलीस्कोप इज वेरी ब्राइट, अच्छी ब्राइट बन रही है, सो इवन वेरी डिस्टेंट ऑफ या और फ्रेंड स्टार्स कैन बी इजीली व्यू ड्यू टू द लार्ज अपर्चर के कारण द मिरर यूज किया जाता है। द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैव हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर होती है इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। एज ऑब्जेक्टिव इज अ मिरर इज नॉट अ लेंस इज फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक, इसमें मिरर का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर यार लेंस का कोई भी लेंस का यूज़ नहीं किया गया ना, यहाँ पर लेंस का यूज़ किया गया है क्या, कोई तो भाई नहीं करा गया। एक प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का लेंस का यूज़ नहीं किया गया है, उसके कारण यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, क्योंकि क्रोमेटिक एब्रेशन जो गड़बड़ी होती है कलर में, जो गड़बड़ी होती है, एब्रेशन मतलब क्या होता है कलर, क्रोमेटिक मतलब कलर, और एब्रेशन मतलब गड़बड़ी जो होती है, तो जो कलर में जो गड़बड़ी होती है वो ओनली रिफ्लेक्शन में आती है, तो वो लेंस के कारण आती है, तो इसमें इसका मेन रीज़न है, और अच्छा रीज़न है ये, ठीक है, पूछा जाता है। और जो द यूज़ हो तो पैराबोलिक मिरर, ये रिड्यूस करता है स्फेरिकल एबेशन, ये जो तुमने जो यहाँ पर जो यूज़ करा है ना दोस्त, ये पैराबोलिक, ये देखो दो से डायग्राम की बात करूँ तो ये पैराबोलिक तुमने यूज़ करा है मिरर को, पैराबोलिकल ऑब्जेक्ट मिरर का यूज़ करा गया है, उसके कारण भी इसमें स्फेरिकल एब्रेशन में बहुत कमी आती है, तो स्फेरिकल एब्रेशन भी इसमें नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये 4 रीजन है, इसमें से 2 रीजन पूछे जाते हैं, तुम लिख के आ सकते हो कौन से भी, तो ढंग से याद कर लेना है इन रीजन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते हैं मित्र। और ये रे डायग्राम है, रे डायग्राम भी याद कर लेना, रे डायग्राम याद कर लेना मित्र, तीनों के कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तीनों चीज़ रे डायग्राम याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, देख, क्योंकि न्यूमेरिकल कराऊंगा धड़ाधड़, तो न्यूमेरिकल जब भी तुमसे होंगे जब तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे भी। तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप का तो बहुत कम न्यूमेरिकल आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ सीधी सी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक तो इमेज बनी थी डी डिस्टेंस पर, और एक इमेज बनी थी इन्फानाइट पर। तो जब इमेज डी डिस्टेंस पर बनी थी तो मेरा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया था V0/U0 1 प्लस D/F, बना नहीं बना, और M इज इक्वल टू V0/U0 1 प्लस D/FE, एफ ही है यहाँ पर, D/F ही नहीं आता, D/F आता है, ओके। और यहाँ पर जो लेंथ आया था वो लेंथ ऑफ द ट्यूब V0+FE आया था, शायद ये आया था, हाँ ये आया था, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो यूज़ हुआ था कि ऑब्जेक्ट जो मेरा था ऑब्जेक्टिव लेंस था वो बड़ा था ना, वही था, देख लो। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो ज़्यादा बड़ा, सॉरी ईयर लेंस ज़्यादा बड़ा रहता है, ईयर लेंस ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था तुम्हें दोस्त रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में न्यूमेरिकल्स आए थे,
टेलीस्कोप में न्यूमेरिकल आए थे, उसमें क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू ईयर लेंस, है नहीं है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा। इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, भूल जाते हो तुम कभी कभी, तो याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना। देखो, तो देखो सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टिंग आ रहा है और टेलीस्कोप आ रहा है। किसकी बात आ रहा है? टेलीस्कोप आ रहा है। एक कंपाउंड आ रहा है, कंपाउंड। टेलीस्कोप में ओ देख लो, ओ मतलब ओ बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी। और कंपाउंड की बात कर रहा है, कंपाउंड मतलब इसमें कंपाउंडेशन की बात कर रहा है, तो ईयर लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी। ट्रिक तो नहीं है फिर भी। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा एक चीज़ याद रखो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रहता है, सीधी सी बात है, इस प्रकार से दिखाई देता है ये, उसे याद कर लो। ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा बड़ा है और जबकि ये ईयर लेंस कितना छोटा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा है, ईयर लेंस कितना छोटा है, आँख बहुत कम रखेंगे, तो इसके लिए एफ नोट की वैल्यू ज़्यादा है। किसके लिए? एफ ई के लिए, टेलीस्कोप के लिए। इसका उल्टा कर दे, किसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, एफ ई ज़्यादा हो जाएगा एफ नोट से। तो इसके लिए जो एम इज इक्वल टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई आया था वी इज इक्वल टू इन्फानाइट पर, और एक वी इज इक्वल टू डी पर फॉर्मूला आया था एम इज इक्वल टू क्या आया था दोस्त? अब सारी चीज़ें मुझे से ही पूछेगा, खुद को जो नहीं बताएगा। माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई 1 + एफ ई अपॉन एफ डी, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई 1 + एफ ई अपॉन डी, यही तो था। तो लिख दे मित्र, लिख दे 1 + एफ ई अपॉन डी। ओके, ये अपना हो गया। अपन क्वेश्चन लगाते हैं। देख, द लार्ज अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी रिजोल्विंग पावर हाई हो जाती है। तो द इंक्रीज द रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप की, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर का होता है। ठीक है मित्र, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, हैज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ दे रखा है, एफ नोट की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, ईयर पीस मतलब एफ ई की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। तो फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन होता है एफ नोट अपॉन एफ ई, अभी करा है ना, एफ नोट अपॉन एफ ई। वही इमेज जब इन्फाइनाइट बनती है, एफ नोट अपॉन एफ ई, तो एफ नोट की दे रखी है, एफ ई की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है मित्र, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट अप कर दी, इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। सेकेंड वाला पार्ट देख कि इफ़ द टेलीस्कोप इज यूज किया जाता है टू वी द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज 3.5 × 10⁶ मीटर एंड रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट इतना दे रखा। यदि तुझे यूजिंग द प्रिंसिपल दैट एंगल सब टेडेड, तो यदि तुम्हें ऐसा फॉर्मूला दे दे कि ऑर्बिटल की बात कर दी जाए, मून की बात कर दी जाए, तो तुम ये फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ करना सीधा। ठीक है, तो डी बाई कैपिटल डी अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन स्मॉल एफ। तो यहाँ पर दोस्त कैपिटल डी डायमीटर ऑफ मून कहलाएगा, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ द इमेज कहलाएगा, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कहलाएगा, और स्मॉल एफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कहलाएगा। तो कैपिटल डी अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू डायमीटर ऑफ द मून की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.5 इंटू दे रखा है ना 10⁶। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, याद करिए। तो रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट की वैल्यू दे रखी है, आराम से रेडियस को निकालो, डी निकालो, डायमीटर निकाल सकते हो, और इमेज का और फोकल लेंथ निकाल दे। ऑब्जेक्टिव लेंस की दे रखी है तुम्हें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 20 मीटर, तो यहाँ पर रखकर तुम डी की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ इमेज निकाल सकते हो टेलीस्कोप से, यूजिंग द टेलीस्कोप से। तो दोस्तों इसको थोड़ा बाद में करते हैं। द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, एम की वैल्यू 20 दे दिया। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है बाय द ईयर पीस लेंस, ईयर पीस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ईयर पीस के लिए भाई वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 5 दे रही है मैग्निफिकेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द ईयर पीस इज ऑब्जर्व कर रहा है टू बी द 14 सेंटीमीटर एंड द एट इफ यदि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ विजन इज 20 सेंटीमीटर, द कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज। तो मुझे निकालनी है। तो मेरा जो टेलीस्कोप सबसे पहले तो किसकी बात कर रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है और लेंथ की बात कर रहा है।
तो मैंने तो जो बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है तो उसके लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा L/V, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ क्या हुई है कि जो विजिबल रीजन है वो V बराबर D की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक विजिबल रीजन की बात कर रहा है और दूसरी बात जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सर हमने तो आपने तो ये पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्त, मुझे बता कि मैंने तुझे क्या पढ़ाया था वो बता मुझे। तो दोस्त सर आपने तो ये पढ़ाया था कि जब इमेज इन्फिनिट पर हो जाती है तो माइनस V0/U0 और D/FE, ये जब इमेज इन्फिनिट पर हो जाती है। और मैंने ये भी कहा था कि जो V0/U0 होता है इसको मैं V0 को लगभग मैं L से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इस U0 को मैं लगभग F0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट मीन इसको मैं L/F0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मुझे तुझे बताया था, ठीक है। तो मैं इस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस विजिबल रखने के बाद L/F0 D/FE, मतलब मुझे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप दे दिया जाए तो मुझे इस फॉर्म में निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप था, गिवन था कि क्या था, बिटवीन द ईयर पीस एंड ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ईयर पीस एंड ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब एल की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रही है, 40 सेंटीमीटर गिवन हो गई नहीं होगी। और मुझे बोल दिया है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर F0 की वैल्यू रख दी और मैग्नीफिकेशन का कैलकुलेट द फोकल लेंथ होता है दो बोथ लेंसेज। तो यदि ईयर पीस की बात करें तो D/F ही रख दूंगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो F0 और FE आता है, ठीक है। तो ये तो M तो टोटल है, तो ये ME जो आता है वो जो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था ना, इन्फिनिट बनता है, D/FE की बात हो जाती है। तो D/FE क्या होगा, मेरा ईयर पीस का लेंस होगा, ठीक है। और ये जो बाद में आते हैं ना V0/Q0, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन से आते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी थी, -L/F0 रख दी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये रे डायग्राम पूछता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब डेरिवेशन आई है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर की आई है। लेंस में का फॉर्मूला को प्रूव करना, फिर जब 2 डेरिवेशन पूछी भाई ने एक साथ ही, पहले तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, इसमें वो ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो अपन ने कहा ना शुरुआत में, ये वाला। और फिर तुम्हें लेंस मेकर उस, क्योंकि इसी फॉर्मूले से लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें फिर बाद में प्रूव करना पड़ेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला डेराइव, फिर देखो डेराइव कर दिया। थिन लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/V - 1/U = 1/F होता है। ये थिन लेंस फॉर्मूला होता है जो लेंस मेकर फॉर्मूले से प्रूव होता है। पावर ऑफ लेंस ऐसा यूनिट लिखो, डायोप्टर होती है लेंस की टिप। तो ये देखो, ड्रॉ द रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन 2 लेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट एंड प्रिज्म की पूछ ली, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की। रे डायग्राम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम पूछ लिया, पूछ जाता है बहुत ज़्यादा, 3 नंबर पूछ लिया भाई, क्या भाई। ड्रॉ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वापिस पॉइंट एडजस्टमेंट, मतलब वही V बराबर इन्फिनिट की बात होगी, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब V बराबर इन्फिनिट, पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब नियर पॉइंट की बात करते हैं तो ये V बराबर D रहेगा। ड्रॉ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ये देखो रे डायग्राम पूछ रहा है, सीधी सी बात। दैट मीन्स ड्रॉ द लेबोरेटरी रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट द एक्सप्रेशन मैग्नीफिकेशन पावर। तो रे डायग्राम आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक इमेज डी पर बनेगी, एक इमेज इन्फिनिट पर जाकर बनेगी। तो ये जब इमेज डी पर बनेगी तो उसके लिए फॉर्मूला ये बताया था, मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ पर इसको -L/V0 की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि लेंथ तुम्हें गिवन दे दी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। और जब इमेज इन्फिनिट पर बनती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, -V0/U0 की जगह सीधी सी बात है भाई L/F0 रख दे, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ओके। बस रखना, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट इन्फिनिट पर। इसी प्रकार वो ड्रॉ द रे डायग्राम पूछा, एस्ट्रोनॉमिकल रे डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछता है, तो रे डायग्राम ढंग से कर लेना भाई। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शोविंग द इमेज फॉर्मेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब V बराबर इन्फिनिट की बात कर रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर दिया इसने। इसका जो फॉर्मूला बनेगा -F0/FE, -F0/F ही बनेगा दोस्त, 1 + FE/D, यही बताया मैंने, जब D पर बनता है।
और एफ नोट ज़्यादा रहता है क्योंकि जो टेलीस्कोप रहता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रहता है उसके लिए जो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रहता है वो ज़्यादा होता है फोकल लेंथ ऑफ द इमेज से। तो इस प्रकार से ये रे डायग्राम मैंने करवाया है, इसको देख लेना। जब इमेज इन्फाइनाइट में बनेगी रिलीज नॉर्मल, जब इन्फाइनाइट में बनती है तो इमेज तो जो आँखों के लिए जो होता है वो आरामदायक होता है, ठीक है। तो इसके लिए रे डायग्राम ऐसा बनता है, इसके लिए वही फोकल लेंथ इमेज पर ज़्यादा रहेगी। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ डिफाइन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फानाइट में मेरी फाइनल इमेज बन रही है। तो वाई मस्ट द बोथ ऑब्जेक्टिव एंड ईयर पीस लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना और उसमें जो ऑब्जेक्टिव और ईयर पीस जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट क्यों रहती है, ये पूछ रहा है। देख, उसका जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जब इमेज मेरी क्या पे बन रही थी दोस्त, इमेज मेरी इन्फाइनाइट में बन रही थी, उस टाइम मेरा फॉर्मूला पढ़ा था कि मुझे कुछ नहीं देगा तो इन्फाइनाइट की इमेज को मानकर चल रहूँगा। तो मेरा मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आया था लेंथ की टर्म में, ठीक है। दैट मीन्स जो फोकल लेंथ था दोनों ही मैग्निफिकेशन जो होता है वो दोनों के रेसिप्रोकल आ गया। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के भी रेसिप्रोकल आया, इसमें आ रहा नहीं आ रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। उसी प्रकार ये ईयर पीस की फोकल लेंथ के भी रेसिप्रोकल आ रहा है। तो मेरा एफ नोट और एफ ई मस्ट हैव द शॉर्ट फोकल लेंथ फॉर द हायर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई पावर। तो ज़्यादा मैग्नीफाई पावर के लिए क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो ज़्यादा मैग्नीफाई होगा ना, ज़्यादा मैग्नीफाई होगा क्योंकि टेलीस्कोप का काम क्या काम होता है टेलीस्कोप का भाई। टेलीस्कोप का काम होता है कि भाई अपने को जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है उस ऑब्जेक्ट को कितना दूर तो रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है। ये तुम प्लेनेट को तुम देख पा रहे हो तो प्लेनेट तुम्हारे अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है तुम जानते भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है। उसको देख पा रहे हो तो उसको बहुत जो छोटा जो तुम जानते हो, ये तुम्हारे स्टार्स जो होते हैं वो प्लेनेट जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसकी जो साइज होती है वो अर्थ से भी बहुत ज़्यादा रहती है, सन की। समझ रहा है, अर्थ के डायमीटर से भी बहुत ज़्यादा है सन बहुत ज़्यादा मास है उसका पास, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बट तुम्हें कितना छोटा छोटा दिखा देता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है भाई। और उसको वो टेलीस्कोप क्या कर रहा है, बहुत बड़ा मैग्नीफाई मतलब उसको बड़ा कर पा रहा है। तो अपना जो टारगेट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का, ज़्यादा मैग्नीफाई करने का, माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, ज़्यादा मैग्नीफाई करने का अपना टारगेट है। तो ज़्यादा मैग्नीफाई करने का टारगेट है तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई कब होगा, जब फोकल लेंथ कम होगी दोनों की। इसलिए एफ नोट मस्ट है, मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए फॉर द हायर मैग्नीफाई पावर के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार राय द टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वो दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि भाई इसमें एक तो क्रोमेटिक अबर्शन होता है, मतलब जो कलर्स में जो होता है वो गड़बड़ी होती है, वो डिफिकल्टी होती है इसको बनाने में, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तीसरी चीज स्पेरिकल अबरेशन भी होता है मिरर के कारण, स्पेरिकल एब्रेशन भी होता है। और ये जो चार रीजन बताए थे वो है, ये लिमिटेशन है, इसके कारण इसका ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया पता क्योंकि महंगा भी बहुत होता है भाई ये। उसी प्रकार डिफाइन करो पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन जब फाइनल इमेज बनती है इन्फाइनाइट पर। तो वाई मस्ट ऑफ द ईयर पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप शॉर्ट, तो वो भी डिस्कस करा है इसको। तो वही शॉर्ट फोकल लेंथ की यूज करता है, ये फॉर्मूला है इन्फाइनाइट में जाकर बन रही है। तो ज़्यादा होने के लिए एफ नोट मस्ट स्मॉल होने चाहिए क्योंकि रेसिप्रोकल रहेगा, ये बता दिया मैंने अभी बताया। वाई शुड ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप हैव द सो लार्ज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप में लार्ज फोकल लेंथ एंड द लार्ज अपर्चर क्यों यूज़ किया जाता है वो बताओ। तो जो ऑब्जेक्टिव जब इमेज मेरी डी पर बन देती है, वी बराबर जब डी होता है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये आता है, वी बराबर इन्फाइनाइट होता है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये आता नहीं आता, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई इमेज एट इन्फाइनाइट माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो ये मेरा इस प्रकार से टेलीस्कोप है, ये मनक देख रहा है, इंसान देख रहा है, और ये मेरी स्टार्स वगैरह को विजिबल कर पा रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है वो क्या करता है, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करने के लिए, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन क्योंकि अपन जानते हैं जो टेलीस्कोप होता है उस टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो जो ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा रहता है कंपेयर टू ईयर पीस से, तो ईयर पीस का जो लेंस होता है वो कम होता है किसके केस में, टेलीस्कोप के केस में, ठीक है। तो एफ नोट बड़ा है फॉर अ हायर मैग्नीफिकेशन के लिए, तो इसके कारण एफ ई की वैल्यू कम होनी चाहिए जब भी तो ये हायर मैग्नीफिकेशन होगा, और एफ नोट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए जब भी तो ये हायर मैग्नीफिकेशन होगा। इसलिए एफ ई
को कम करा गया है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो टू गेटर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द लाइट, अपन को अच्छी दिखाई दे ऑब्जेक्टिव टू शो करे ब्राइट इमेज, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस को ज़्यादा करा गया है, क्योंकि इसका फॉर्मूले में ये आया है। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। कि एक भाई क्या बोल रखा है क्वेश्चन, ढंग से पढ़। कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन से आता है यहाँ पर, बट तुम एंगुलर मैग्निफिकेशन और जो मैग्निफिकेशन दोनों एक ही चीज़ है, इसके जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है मैंने। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन और द मैग्नीट्यूड कितना है, 5 दे रखा है, एम की वैल्यू 5 दे रखी है। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड ईयर पीस इज 36 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू इतनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर। तो एम इज इक्वल टू एफ नॉट ऑफ एफ ही होता है जब इमेज इन्फाइनाइट पर बनती है, ठीक है। तो ये जब कुछ भी नहीं दे रखा तो ये एंड द फाइनल इमेज बनती है इन्फाइनाइट पर, बोल रखा ना फाइनल इमेज इन्फाइनाइट पर बन रही है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एफ नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 एफ ही हो जाएगा, और एल इज इक्वल टू मुझे दे रखा है एफ नॉट प्लस एफ ही होता है टेलीस्कोप के केस में। टेलीस्कोप के केस में ये होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में वी नॉट प्लस एफ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, एफ नोट की जगह 5 एफ ही रख दिया, तो एफ ही प्लस एफ ही कितना हो गया टोटल 6 एफ ही, मतलब एफ ही की वैल्यू आ गई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द इसकी आ गई ईयर पीस लेंस की। कैलकुलेट करना द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और ईयर पीस लेंस दोनों की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो एफ ही की वैल्यू आ गई, अब एफ ही की वैल्यू आ गई तो एफ नोट की वैल्यू रख दे बस, एफ ही की वैल्यू आ गई तो एफ नोट इज इक्वल टू 5 × 6 इज इक्वल टू, मतलब एफ की वैल्यू रख दी यहाँ पर 6 × 30 सेंटीमीटर आ गई, आगे नहीं आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार दो इसको देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसके अलावा तुम्हें कुछ और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ये क्वेश्चन कर लो, इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। और जो मैंने थ्योरी बताई वो कर लो, बहुत ज़्यादा इनफ है दोस्त तेरे को, इससे तो करने की जरूरत नहीं है। मत करना, प्रैक्टिस मत करना अंत में, मैं खुद रिकमेंड नहीं कर रहा उसको, या तू लेंस मेकर फॉर्मूला के प्रैक्टिस कर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कर ले, इनको रिवाइज कर ले, इनफ है। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द पावर 100 डायोप्टर एंड द ईयर पीस ऑफ द पावर 40 डायोप्टर, द फाइनल इमेज इज फॉर्म बन रहा है इन्फानाइट। वेन जब ट्यूब ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो एल दे रही है, मतलब लेंथ की ट्यूब दे दी, तो पावर दे दी है भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर दे दी, तो पावर रेसिप्रोकल रहती है किसके, फोकल लेंथ के, बता रखा है। पी इज इक्वल टू 1/f रहता है, रहता नहीं रहता, तो पी नोट इज इक्वल टू 1/f नोट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p नोट। तो 1/p नोट की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 1/100, ठीक है। तो 1/100 क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, क्या होगा मित्र, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एफ नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ आ गई वो कितनी आ गई दोस्त, 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। यदि मैं ईयर पीस लेंस की पावर की बात करूं तो वह 40 डायोप्टर है, तो उसकी जो रेसिप्रोकल रहेगा, तो उसकी जो ईयर पीस लेंस की जो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख रहा है कि कंपाउंड ईयर पीस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये कौन सा केस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टेस्ट है। तो मतलब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आया है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, न कि टेलीस्कोप है। यदि यहाँ पर एफ नोट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती फॉर्मूले से, ईयर पीस लेंस से, तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हो जाता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो जाता है, ओके। और कैलकुलेट करो एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट। तो अपन जानते हैं कि इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L/F0 D/F होता है। तो एल की वैल्यू रख, ये मैंने याद करवाया है यार, याद कर ले, फिर याद कर ले। मैंने कहा लेंथ के टर्म में दे रखा तो ये फॉर्मूला रखेगा, मतलब V0/U0 की जगह ये वाला L/F0 रखेगा। नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, नेगेटिव ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने रख के 20 मेरा आंसर आ गया, ओके, ठीक है दोस्त, बहुत है, इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, इनफ है। मतलब ये टेलीस्कोप वगैरह में तो मैं कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में जो मैंने करवाया है ना अभी इस क्लास में, इनफ है, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना ज़्यादा, मेरे को ये कर ले, रे डायग्राम ढंग से कर लेना, फिर कह रहा हूँ मैं, ड्रॉ द रे डायग्राम, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये रिफ्लेक्टिंग, इन तीनों के टेलीस्कोप, इनके रे डायग्राम ढंग से कर लेना। और ये चीज़ याद करें कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये बड़ा होता है, ये टेलीस्कोप होता है,
ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, और ये जो होता है ये चीज़ ईयर पीस लेंस ज़्यादा होती है तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। और इनका फॉर्मूला याद कर लेना और न्यूमेरिकल कर लेना जो मैंने अभी करवाए हैं। और लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन, स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन की डेरिवेशन और प्रिज्म की डेरिवेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेंस मेकर फॉर्मूले के जो न्यूमेरिकल है ना वो अरियंत में से देख लेना, वो प्रैक्टिस कर तू। अरियंत में 101 या 105 क्वेश्चन दे रखे, वो पूरे होने चाहिए बस, टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले पहले के। और ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वेश्चंस करवाए इनको अच्छे से रिवाइज कर ले एक बार बस। जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, जो एक पहले जो वीडियो में करवाए थे ना, उसको भी रिवाइज कर लेना अच्छे से बस, और कुछ मत कर। मैं गारंटी से कहता हूँ ये दोनों वीडियो देखने के बाद तेरे इसमें से 5 से 6 नंबर के आराम से क्वेश्चन बैठेंगे, बैठेंगे भाई बैठेंगे। मेरे से नहीं बैठा तो मेरे से आ जाना। ठीक है दोस्त, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो। चल ठीक है।